दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो, आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, देखो मैंने अपने सब्जेक्ट में अब इंडियन ज्योग्राफी नहीं, वर्ल्ड ज्योग्राफी को शुरू कर दिया है, जिसमें आप लोगों को क्लाइमेट, ठीक है, और बाकी एटमॉस्फेयर, ठीक है, ओशियोनोलॉजी, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, सारे चैप्टर पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, लेकिन पढ़ाने का तरीका जो है वो डिफरेंट है। पढ़ाने का तरीका, क्योंकि आप लोग प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से तैयार कर रहे हो, तो सिर्फ हम लोग पीवाईक्यू से कनेक्ट करके, मतलब ही जितने भी प्रीवियस 10 ईयर में क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, उन्हीं टॉपिक को मैं आप लोगों को पहले इतने अच्छे से कवर करवा दूंगी कि आने वाले सालों में अगर उन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप लोग उससे फंसोगे नहीं और उससे गलत नहीं करोगे। और आप सभी लोग जानते भी हो कि यूपीएससी अपने थीम को हमेशा रिपीट करता है, लेकिन क्या करता है वो क्वेश्चंस को रिपीट नहीं करता है। कि अगर आप लोगों को जैसे समझ लो कि एटमॉस्फेयर से क्वेश्चन आया है, ठीक है, एटमॉस्फेयर से उसके क्षोभ सीमा, ठीक, मतलब क्षोभ मंडल से, समताप मंडल से, इस तरह के क्वेश्चंस लगभग सालों में देखे गए हैं। ठीक है, तो ये तो हमेशा का एक क्वेश्चन इस चैप्टर से, इसी टॉपिक से हमेशा आता रहा है। ठीक है, बस पूछने के तरीके बदल जाते हैं। तो मैं आप लोगों को इसी टॉपिक को पढ़ाएंगे। ठीक, और उसके बाद आप लोगों को जितने भी, मतलब इससे जिस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप लोगों को बता देंगे, और एक क्वेश्चन आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का दिखा के, जो कि मैंने खुद सॉल्व किया, उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड जितने भी मतलब पॉइंट बन सकते थे वो मैंने खुद लिखे हैं। आप लोगों को उन्हीं इमेज के जरिए, जिस तरह कल मैंने पढ़ाया था उसी तरह आज भी पढ़ाएंगे। ठीक है, और आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई भी थी कल। ठीक है, तो आप लोग परेशान बिल्कुल मत होना। और उसके बाद अब दूसरी चीज़ जो है कि हम लोग इतने दूर तक अपने सफ़र में निकल आए हैं। ठीक है, आज से लगभग 45 डेज बचे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 को लेकर। अब आप लोग क्या करिए कि अपना सीसेट तो भूलना ही मत। ठीक है, उसके बाद अब फुल लेंथ टेस्ट लगाना शुरू कर दो। फुल लेंथ टेस्ट आप लोग जो जो सब्जेक्ट पढ़ चुके हो, ठीक है, अपने हिसाब से उसका एक बार फुल लेंथ टेस्ट लगा के देख लो। आप लोगों का जो भी स्कोर आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं, उसकी एनालिसिस करो। एनालिसिस में आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि आप लोग कौन से टॉपिक में सबसे ज़्यादा वीक हो या फिर कौन से चैप्टर में सबसे ज़्यादा वीक हो। ठीक, जिस पे कम नंबर आएंगे उसको आप लोगों को दोबारा पढ़ने की, रिविज़न करने की ज़रूरत है। और उसके बाद भी आप लोग एनालिसिस करके मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि ये चैप्टर्स नहीं समझ में आ रहा है, या ये चैप्टर जो है वो कम उस पर नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं उसके लिए आप लोगों को उसको फिर से एक बार समझाने की कोशिश करूँगी, और उसके बाद आप लोगों को उसी तरह का कंटेंट प्रोवाइड करवा दिया जाएगा कि यूपीएससी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से वो सबसे ज़्यादा रेलिवेंट होगा। ठीक, उन टॉपिक से। तो आप लोग अगर इतना मेरा कहना मान सकते हो तो प्लीज़ शुरू कर दीजिए, क्योंकि 45 डेज़ बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। ठीक, और बहुत कम भी नहीं होते हैं। जिसको जुनून होता है, जिसको करने के अंदर से इच्छा होती है, वो 45 डेज़ क्या, ठीक है, 30 डेज़ में भी कर लेता है। और आप लोगों ने ऐसे इंटरव्यू में बहुत लोगों की स्टोरीज देखी भी होगी, है ना, और सुनी भी होगी, और वो रियल हैं। ठीक, बस फ़र्क इतना है कि जो 45 डेज़ में जो लोग करते हैं वो उन्होंने 30 डेज़ में कर लिया, या जो लोग 60 डेज़ में रोज़ 8 आवर पढ़ के करते हैं वो उन्होंने 30 डेज़ में रोज़ 16 आवर पढ़ के कर लिया। ठीक है, तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। ठीक, बस आप लोगों के अंदर चाहत होनी चाहिए किसी भी चीज़ को पाने की, किसी भी चीज़ को अचीव करने की। ठीक, तो अब चलिए इतनी बातों के साथ हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। आप लोगों को जो भी दुविधाएं आई होंगी, आप लोग जाते जाते सेशन के एंड में कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिख कर जाना। ठीक, जिससे मुझे पता चले कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। ठीक है, चलिए अब ये देखो 2024 का क्वेश्चन है। ठीक, पीवाईक्यू ज्योग्राफी का। इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, पार्थिव विकिरण की तुलना में आगमी यानी कि इनकमिंग सोलर वेव जो होती हैं, सोलर विकिरण जो होती है वो वायुमंडल को अधिक गर्म करती है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट ये है। अगर आप लोगों ने इन सब टॉपिक को पढ़ रखा है तो ज़रा सोचो खुद से, ठीक है, कि क्या आप लोग ये सॉल्व करने की क्षमता में हो, और अगर नहीं पढ़ रखा है तो मेरी बातों को गौर से सुनो। ठीक है, उसके बाद स्टेटमेंट दूसरा क्या बोल रहा है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसेस दीर्घ तरंग विकिरण लॉन्ग वेव, ठीक, लॉन्ग वेव जो होती हैं वो अच्छे अवशोषक होते हैं। अब देखो स्टेटमेंट को फिर से एक बार सुनो।
ठीक, क्योंकि क्वेश्चन जब तक समझ में ना आए वो 4-5 बार आप लोग पढ़िए, ठीक है, और मिनिमम तो 3 बार पढ़िए। पार्थिव विकिरण, ठीक है, पार्थिव विकिरण की तुलना में आगामी, पार्थिव विकिरण वो होता है जो पृथ्वी से सूरज से आई हुई जो सोलर वेव होती हैं, ठीक है, और उसके बाद वो पृथ्वी को गर्म करती है, उसके बाद जो पृथ्वी हीट यानी जो पृथ्वी जो है गर्म करके वो उसको वायुमंडल में फिर से वापस भेजती है, तो उसको पार्थिव विकिरण कहते हैं। पृथ्वी से जाने वाली गैसेस को पार्थिव विकिरण बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जो पार्थिव विकिरण है आप लोगों को समझ में आया, उसकी तुलना में बोल रहा है सॉरी, कि पार्थिव विकिरण की तुलना में बोल रहा है आगामी यानी कि इनकमिंग सोलर वेव, अब जो आ रही हैं, ठीक है, उनकी बात कर रहा है कि सौर विकिरण से वायुमंडल अधिक गर्म हो जाता है, ठीक। और स्टेटमेंट 2 में बोल रहा है कि कार्बन में मतलब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउसेस जो गैसें हैं वो दीर्घ तरंग विकिरण के जो है वो अच्छे अवशोषक हैं, ठीक है। अब देखो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है ये आप लोगों को बताना है। स्टेटमेंट ए है कथन 1 कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है, ठीक। इसी तरह सारे स्टेटमेंट आप लोग देख रहे होगे कि दिए गए हैं, लेकिन सही कौन सा है कि ऑप्शन डी सही है, कथन 1 जो है वो गलत है लेकिन कथन 2 सही है। अब आप लोगों को इसको प्रूव करने की मेरी बारी आई। अब आप लोग अच्छे से इसको समझो कि अब मैंने सॉल्व करने की तकनीक क्या आजमाई। पहले अब जितनी भी चीज़ें थी, है ना, जितने भी टॉपिक और जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बन रहे थे, मतलब इस PYQ से बन रहे थे, वो मैंने लिखा। अब टॉपिक कौन कौन से, पार्थिव विकिरण, ठीक है। नॉर्मल बच्चों को पार्थिव विकिरण नहीं पता होता है क्योंकि NCERTs की बुक में पार्थिव विकिरण, ठीक, और इस तरह की लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट करके बताया गया है, और वो वही बच्चे समझ सकते हैं जो अपने बैकग्राउंड को बहुत ज़्यादा मजबूत करे होते हैं, ठीक है। तो अब देखो पार्थिव विकिरण और उसके बाद आगामी विकिरण और ग्रीन हाउस गैसेस, इन 3 टॉपिक को मैंने तोड़ा, ठीक है। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि 11th और 12th क्लास की NCERT को ज़रूर पढ़ो। एक बार में नहीं समझ में आएगी, ठीक है, उसको कम से कम 5 या 6 बार पढ़ना है, ठीक। उसको पढ़ोगे आप लोगों को कोई भी डाउट रहे ही नहीं जाएगा, ठीक है। ऐसे ही लोग नहीं कहते हैं कि NCERT को पढ़ना ज़रूरी है, NCERT को पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो एक क्लियरिटी आप लोगों के माइंड में डेवलप कर देगी, खासकर वो लोग जिनका बैकग्राउंड ये सब GS का नहीं रहा है, ठीक है। चलिए अब आप लोगों को क्वेश्चंस के बाद अब इसका एक्सप्लेनेशन समझाते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि पार्थिव विकिरण की तुलना में आगामी यानी कि इनकमिंग सौर विकिरण को वायुमंडल अधिक गर्म करता है। अब इसको प्रूव करने की बारी आ गई। 1 मिनट, देखो अब जो 3 टॉपिक मैंने आप लोगों को तोड़ के दिखाए थे वो पहले समझिए। देखो वायुमंडल, अब वायुमंडल को एक कांच का घर मान लो, ठीक है, ये कांच का घर है, वायुमंडल को एक कांच का घर मान लो, कांच की घर की तरह है। जो आने वाली छोटी तरंगे, ठीक, अब ये सूरज है, ठीक है, 1 मिनट, ये सन है, ठीक है। अब ये सन जो है अपनी जो है वेव को वायुमंडल में प्रवेश करवा रहा है, ठीक है। तो अभी आप सुनो, सिर्फ मैं आप लोगों को फिगर के माध्यम से दिखाऊंगी, ठीक। वायुमंडल में प्रवेश करवा दिया और उसके बाद छोटी तरंगे, इनको क्या बोला जाता है, शॉर्ट वेव बोला जाता है, ठीक। और ये वायुमंडल में आ गई, लेकिन अब ये जो कांच का घर है, ये कांच का जो घर है आप लोगों का, ठीक है, मतलब किसी का भी मान लो वायुमंडल का कांच का जो घर है, ठीक, इससे सौर की विकिरण यहाँ से सोलर वेव आई, अब आ तो गई। और कांच की क्वालिटी क्या होती है कि उसके अंदर प्रकाश आ सकता है लेकिन प्रकाश वापस जा नहीं सकता है, ठीक है। तो इसी तरह वायुमंडल को एक कांच का घर मान लो, ठीक है, और उसके बाद लेकिन उसमें शॉर्ट वेव आ तो गई लेकिन अब जा नहीं सकती, ठीक। तो ये बात आप लोगों के इतने समझ में आ गई। अब उसके बाद 1 सेकंड और रुको। उसके बाद अब अगर सन और पृथ्वी की बात करें तो सन जो है वो शॉर्ट वेव को वायुमंडल में लाता है, ठीक है, और उसके बाद वायुमंडल उसको जाने नहीं देता है, ठीक। और उसके बाद जब वो शॉर्ट वेव पृथ्वी पर आ गई तो पृथ्वी सूरज की वो शॉर्ट वेव से गर्म हो गई। अब जो गर्म हुई पृथ्वी, तो पृथ्वी ने भी कुछ अपोजिट एनर्जी जो है, ठीक है, अपनी ऊपर वायुमंडल की तरफ भेजी, ठीक है। मान लो ये अर्थ है और ये सन है, ठीक। अब सन से ये शॉर्ट वेव, ठीक, एटमॉस्फेयर में प्रवेश करती है, ये एटमॉस्फेयर है, ठीक, प्रवेश करी। अब प्रवेश करी तो ये इन वेव से पृथ्वी क्या हुई, गर्म हो गई, ठीक, बहुत ज़्यादा गर्म हो गई। उसके बाद अब गर्म करके पृथ्वी ने अपोजिट जो है वो क्या भेजा, अपनी शॉर्ट वेव, अपनी लॉन्ग वेव को भेजा, क्योंकि आने वाली तो शॉर्ट वेव थी लेकिन जाने वाली क्या थी, दीर्घ तरंग थी, लॉन्ग वेव थी, वो बहुत ज़्यादा गर्म थी, ठीक है। लेकिन अब क्या किया, एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा कुछ गैसेस
प्रेजेंट होती हैं। तो उन्होंने क्या किया, जैसे कि लाइक CO2, ठीक, और जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया, इन लॉन्ग वेव को पृथ्वी के अंदर ही रोक लिया, उनके वातावरण के अंदर ही रोक लिया। अब सोचो, जब वातावरण के अंदर ग्रीन हाउस गैसेस ने इन पार्थिव विकिरण, यानी कि जो अपोजिट वेव होती है उनको पार्थिव विकिरण बोला जाता है, इनको रोक लिया, तो पृथ्वी और ज़्यादा गर्म नहीं हो जाएगी। ठीक, तो आप लोगों को इतना अब ये समझ में आ चुका होगा। अब देखो आगे क्या लिखा है। उसके बाद अब मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा चीज़ों को तोड़ा है। इंसोलेशन का यूज़ किया गया था। इंसोलेशन का यूज़ किस में किया गया था? सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली जो वेव होती है उनको इंसोलेशन यानी कि आगमी विकिरण बोलते हैं। तो उसके लिए ये शब्द यूज़ किया गया था इंसोलेशन क्वेश्चन में, यानी कि उसको शॉर्ट वेव बोलेंगे। आप लोगों को 3-4 बार मैं बता चुकी हूँ। उसके बाद पार्थिव विकिरण यानी कि रेडिएशन उसको बोलते हैं, पृथ्वी से गया, ठीक, और असली हीटर यही होता है, ठीक है। उसके बाद ग्रीन हाउस गैसेस को कंबल मान लो। अब आप लोगों के लिए सोचने के लिए मैंने खुद एक इमेज बनाया कि अब आप सोचो कि सूर्य से वेव आई, ठीक है, पृथ्वी से गई, लेकिन पृथ्वी से जाने की कोशिश की, लेकिन वो जा नहीं पाई क्योंकि ग्रीन हाउस गैस नाम का एक कंबल हमारे वायुमंडल में लगा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग उबले अंडे की तरह हो जाएंगे ना। जब गर्मी आती है तो सब इतने गर्म हो जाते हैं, सब चीज़ें इतनी गर्म हो जाती हैं, क्यों? इसी की वजह से। ठीक है, तो अब आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक, उसके बाद अब इन्वायरमेंट से इसको अगर जोड़ के देखें, या अब इसी क्वेश्चन को इन्वायरमेंट से जोड़ के देखो, तो ग्लोबल वार्मिंग होगी। ठीक है, उसके बाद हीट वेव उत्पन्न हो सकती हैं। हीट वेव से क्या होगा कि हर एक चीज़ गर्म हो जाएगी, समुद्र के तापमान को भी वो गर्म कर देगा। समुद्र के अंदर जो जैव विविधता पाई जाती है उन सबको भी खतरा उत्पन्न होने लगेगा। ठीक, उसके बाद तीसरा कारण क्या होगा कि डिजास्टर मैनेजमेंट से अगर इसको हम लोग जोड़ें तो क्या होगा, ग्लेशियर्स पिघलने लगेंगे। ठीक, बर्फ़ पिघलने लगेगी, समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा, यानी कि अब मान लो कि ये पर्वत पठार, ठीक, ये सारे बर्फ़ के हैं। जब ग्लोबल वार्मिंग हुई, हीट टेम्परेचर बढ़ा, तो ये सब पिघलने लगे। ठीक, और मान लो ओशियन लेवल इतना था, बढ़ने के बाद इतना हो गया, सारे आइलैंड जो थे वो इस ओशियन लेवल से थोड़े ऊंचे थे, यहाँ पर थे, अब यहाँ तक बढ़ गया, तो इन आइलैंड्स पर पानी अगर, और बहुत सारे विश्व में आइलैंड्स ऐसे हैं जहाँ पर लोग रहते हैं, आइलैंड्स कंट्रीज़ हैं वो, है ना, तो उन लोगों की जान को तो भी खतरा हो जाएगा, उन लोगों का देश भी तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये सारे खतरे किसकी वजह से आ सकते हैं? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आ सकते हैं। ठीक है, हीट वेव, शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव के आने जाने के क्रम को डिस्टर्ब करने की वजह से हो सकता है ये सब कुछ। ठीक है, तो अब आप लोगों को इतना समझ में आ चुका है। उसके बाद जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, यानी कि CO2 जो है ग्रीन हाउस गैस, वो क्या है, वो सूर्य की लघु तरंग को आने देता है पर पृथ्वी की दीर्घ तरंग को जाने नहीं देता है। ये काम CO2 करता है और इसका परिणाम तो आप लोगों को हम बता ही चुके हैं। ठीक है, उसके बाद एक इमेज और है आप लोगों को समझाने। अब अगर बात करी जाए तो आप लोगों को इससे रिलेटेड टॉपिक में हीट बजट पढ़ना है। ठीक, हीट बजट अभी आप लोगों को पढ़ाएंगे। ठीक, उसके बाद गैसों का अवशोषण आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ। ठीक, कि गैसों को कैसे वायुमंडल अवशोषित करता है। उसके बाद अगर अब हम लोग देखा जाए कि ग्लोबल वार्मिंग जब होगी, ठीक है, और उसके बाद जो सोलर रेडिएशन आती हैं और पार्थिव विकिरण होता है, उन सब का इफेक्ट सबसे ज़्यादा पृथ्वी के कौन कौन से क्षेत्र पर, मतलब पृथ्वी की कौन कौन सी, ठीक है, जो क्षेत्र हैं, ठीक है, और जो कॉन्टिनेंट है, इन सब पर कहाँ पर पड़ेगा? तो सबसे ज़्यादा, ठीक, आइस पर पड़ेगा, फिर ग्रॉस पर पड़ेगा, फिर रॉक पर पड़ेगा, फिर क्लाउड पर पड़ेगा। ठीक है, यानी कि एल्बिडो का घटता हुआ क्रम। एल्बिडो किसको बोलते हैं? अब नया शब्द एल्बिडो यूज़ हुआ। ठीक, जो सन से आई रेस थी, ठीक, और पृथ्वी से जाने की जो क्रियाएं हैं, ठीक, इन सब के, और इन सब में जो एटमॉस्फेयर का यूज़ किया गया, इन सब के क्रम को क्या बोलते हैं? एल्बिडो बोलते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर UPSC PYQ क्वेश्चन पूछ चुका है, 2021 या 22 का है, देख लेना, कि पृथ्वी पर आने वाले एल्बिडो का घटता हुआ क्रम प्रदर्शित करिए। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। ठीक है, ये जो मैंने आप लोगों को अभी बताया था उसका ये फिगर है जो मैंने आप लोगों को बना के दिखा भी दिया। ये सन है, ठीक, ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ये जो ग्रीन आप लोगों को दिख रहा है, ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ठीक है, सन से आने वाली शॉर्ट वेव जो है वो येलो से दिखाई गई हैं, और उसके बाद पृथ्वी को गर्म करके, ठीक है, और जाने वाली जो लॉन्ग वेव है वो पिंक कलर से दिखाई गई है, और ये हमारा ब्लैक जो रेखा बनी है वो हमारे वायुमंडल को प्रदर्शित कर रही है।
आप लोग इतना समझ रहे होगे। अब देखो जो जाने वाली लॉन्ग वेव है उनको एटमॉस्फेयर यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस नहीं जाने दे रही हैं, तो वो रहेंगी हमारे वायुमंडल में ही, और उसका कारण क्या होगा कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हमारी पृथ्वी का बढ़ रहा होगा, और आने वाले समय में आप लोग गर्मी को देख कर पता लगा रहे होगे। ठीक है, अब उसके बाद और अगर हम लोग क्वेश्चन को तोड़ें तो लिस्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक, ग्रीन हाउस गैस को लेकर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन कौन से ग्रीन हाउस गैस हैं। ठीक, मतलब 3-4 गैसों के नाम आप लोगों को क्वेश्चन में दिए गए थे, और उसके बाद पूछा गया था कि इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है या इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए, पहला वाटर वेपर, ये सबसे ज़्यादा गर्मी को रोकती है और बहुत कम समय तक। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा गर्मी को रोकती है अगर वाटर वेपर है। ठीक है, अगर वाटर वेपर है, मान लो कि ओशियन का पानी गर्म हो रहा है, ठीक, हाई टेम्परेचर की वजह से। ठीक, और उसके बाद ये क्या हुआ कि उसका टेम्परेचर बढ़ा, वाष्प बना। ठीक, अब जो वाष्प पृथ्वी में, जो वाष्प हमारे वायुमंडल में आसपास के क्षेत्र में इकट्ठा हो गई, वो गर्म तो बहुत ज़्यादा रहती है लेकिन वो बहुत कम समय तक रहती है। वो गर्म होकर क्या बन जाएगी, बादल बन जाएगी और बारिश हो जाएगी। ठीक, तो जब बादल बन के बारिश होगी तो वहाँ पर ठंडा पानी हो जाएगा। तो ये वाटर वेपर सबसे ज़्यादा गर्म ग्रीन हाउस गैस मानी जाती है, लेकिन ये बहुत कम टाइम वैलिडिटी यानी कि उसकी लाइफ लाइन बहुत कम होती है। ठीक है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, ये मानव जनित, ठीक, ग्रीन हाउस गैस मानी गई है कि हम लोग जितनी भी इंडस्ट्रीज़ में जितने भी काम करते हैं उन सब का परिणाम क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता है। ठीक, उसके बाद मीथेन, ठीक है, तुलनात्मक रूप से ये कार्बन डाइऑक्साइड की तुलनात्मक रूप से 25 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होती है, लेकिन मीथेन जो है वो कम ही हमारे वायुमंडल में इंडस्ट्रीज और उद्योग जो है ये सब कम निकालते हैं। मीथेन का मुख्य सोर्स क्या है, ठीक है, वो क्या है, एक्सक्रीशन, वो किसी भी का भी हो सकता है उत्सर्जन, ह्यूमन का हो सकता है, एनिमल्स का हो सकता है। ठीक है, मतलब गाय भैंस बकरी ये सब जो अपना गोबर देती हैं, ठीक, उन सब से क्या निकलता है, मीथेन निकलता है। लेकिन अब सोच लो कि कार्बन डाइऑक्साइड मानव जनित है। ठीक, अब मानव इतने सारे हैं, हर एक काम करते हैं, हर एक इंडस्ट्रीज़ को यूज़ में लाते हैं, उन सबसे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकलती है और मीथेन कम निकलती है, लेकिन मीथेन पावरफुल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड आती है, ये उर्वरक से निकलती है। उसके बाद फ्लोरोनेटेड गैस आती हैं जो पूरी तरह से मानव निर्मित होती हैं और हजारों वर्षों तक हमारी वायुमंडल में रह जाती हैं। और इसमें कौन कौन सी, HFCs, PFCs और SF6, ठीक, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक, उसके बाद परफ्लोरोकार्बन्स, उसके बाद सल्फर हेक्साफ्लोरोकार्बन, ठीक, ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद अब इन ग्रीन हाउस गैसेस के लिए हम लोगों के विश्व में जो मीटिंग्स होती हैं उन सब के लिए बहुत पहले एक क्या लाया गया, एक मीटिंग करी गई, उसका नाम क्या रखा गया, क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया ग्रीन हाउस गैसेस को रोकने के लिए। ठीक, क्योटो एक जापान में एक शहर है। ठीक, वहीं पर हमारे सारे विश्व के लोगों को बुलाकर मीटिंग करी गई थी। लगभग 198 या 99 लोग वहाँ पर मीटिंग में आए थे। ठीक है, और उसके तहत मुख्य 6 गैसों को प्रतिबंधित कर दिया गया था। कौन कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, HFCs, PFCs और SF6। ठीक, इन सब पर प्रतिबंध लगाया गया था। लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल 2005 में लागू हो गई थी और की मीटिंग इसकी कब हुई थी, 1997 में। ठीक है, और उसके बाद लागू होने के बाद भी क्या सब लोगों ने इन सब का उत्सर्जन करना कम कर दिया? नहीं भाई, कम ना कम है और ना ही रुका है। ठीक है, और उसका परिणाम आप लोग प्रेजेंट टाइम पर देख ही रहे होगे। ठीक है, अब क्योटो प्रोटोकॉल जो हम लोगों को पढ़ना है, ठीक, क्योंकि ये क्वेश्चन में आ सकता है, इस वजह से आप लोग इसके बारे में पढ़ लो। क्योटो प्रोटोकॉल दुनिया का सबसे पहला, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय कानून है, किसके लिए, ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए। और ये अपनाया कब गया था, 11 दिसंबर 1997 को जापान के क्योटो शहर में। ठीक, COP3 मीटिंग के दौरान, ठीक, COP3 मीटिंग के दौरान आप लोग याद रखोगे। उसके बाद उद्देश्य, अब आप लोगों के लिए एक नया क्वेश्चन, ठीक, ब्राज़ील के बेलम में कौन सी COP मीटिंग, कौन सी COP मीटिंग कौन से नंबर की इस साल बनाई गई है? आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। उसके बाद प्रतिबद्धता अवधि की अगर हम लोग बात देखें तो 2008 से 12 को 5% तक कम करने का बोला गया था और 2013 से 20 तक। ठीक, और उसमें संशोधन करने के, लेकिन इसमें कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नहीं, 1 मिनट आप लोगों को और भी समझाना। ये आप लोगों को जो मैंने क्रम बताया था एल्बिडो का घटता हुआ क्रम, वो आप लोग देख सकते हो। सबसे ज़्यादा कौन, स्नो आइज आप लोगों को दिख रहा होगा 0.9%, मैं इसे लिखे दे रही हूँ 0.9% स्नो आइज आप लोगों को दिख रहा होगा। उसके बाद 0.2% सॉइल, ठीक, फिर 0.6% ओशियन और 0.6% किसका, सी आइस का।
ठीक है। तो ये आप लोगों को एल्बिडो का स्केल दिख रहा होगा। उसके बाद एक इमेज और दिखा रहे हैं हम आप लोग, ये है हमारे हीट बजट, ठीक है, हीट बजट की इमेज। अब देखो इसको अच्छे से समझना, एक ही बार में सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक। ये सूर्य है, ठीक है, सूर्य से आने वाली जो यूनिट है, यानी कि सूर्य के इंसोलेशन, यानी कि जो आगामी विकिरण की जो रेज हैं, उनसे मान लो कि पृथ्वी की वायुमंडल तक आने की जो क्रिया होती है उसमें टोटल सूर्य कितनी सोलर वेव को लेकर आ रहा है, वो 100 इकाई 100 यूनिट को लेकर आ रहा है, ठीक। अभी सिर्फ आप लोगों को मानना है, बाद में सब समझ जाओगे, ठीक। अब जो सूर्य से पृथ्वी की तरफ आने वाली विकिरण है, रेज है, इकाई है, यूनिट है, वो कितनी आ रही है, टोटल 100 आ रही है। इतनी बात को याद रखना। अब 100 में क्या हुआ कि अब पृथ्वी, 1 मिनट इधर देखो, ये सन है, ठीक है, सन से जो आने वाली यूनिट थी वो कितनी थी, टोटल 100 थी, ठीक। 100 इन सबको याद रखो। उसके बाद क्या किया गया, अब इन 100 यूनिट से जब पृथ्वी के अंदर कुछ आई हूँ, तो यहाँ पर पृथ्वी के अंदर क्या है, बादल है, ठीक है। अब पहले बादल से मुलाकात होगी ना, तो पृथ्वी के अंदर जैसे ही प्रवेश करने लगी ये, ठीक है, तो आप लोगों को क्या दिखा, ये बादल दिखे, ठीक। अब बादल ने क्या किया कि उन 100 यूनिट में से 27 यूनिट को यहीं से ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, 27 यूनिट को पहले ही वापस कर दिया, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अब 27 यूनिट चली गई 100 यूनिट में से, जितनी भी बची वो वापस आ रही हैं, ठीक है, याद रखना। उसके बाद फिर 2 यूनिट और 6 यूनिट। उसके बाद जब यहाँ से कुछ आने लगी, फिर से सौर विकिरण आने लगी, 27 यूनिट को वापस करके बची हुई, ठीक है, तो बची हुई यूनिट में से 2 यूनिट, ये मान लो कि धरातल, ये पृथ्वी के सरफेस है, ठीक, ये पृथ्वी की सरफेस है, पृथ्वी की सरफेस से धरातल से परिवर्तित होकर 2 इकाई पहले ही तुरंत चली गई। उसके बाद 6 इकाई क्या हुआ, विकिरण करके चली गई, ठीक है, 6 इकाई टोटल चली गई। अब 1 मिनट, 27 + 2 + 6 टोटल कितना हुआ, 35 हुआ। तो 35 का जाने का क्रम क्या था कि कुछ बादल से टकराकर 27 यूनिट चली गई, कुछ पृथ्वी पर आकर, ठीक है, पर धरातल से क्या हो गई, परावर्तित हो गई, ऐसे परावर्तित हो गई आपस में, ठीक। 6 यूनिट क्या हुआ कि जो है पृथ्वी की धरातल से विकिरण करके कुछ पहुंची, ऊपर चली गई, ठीक है। तो ये 35 टोटल यूनिट का इतना काम बना। उसके बाद अब बची जो है, जितनी भी बची हैं वो 65 यूनिट बची हैं। 65 यूनिट का काम क्या हुआ कि अब वो जो है वायुमंडल के द्वारा अवशोषित करी गई, ठीक है। अब वायुमंडल के द्वारा 65 यूनिट वायुमंडल में प्रवेश करके आई, ठीक है। उन 65 यूनिट में क्या किया गया कि जो 14 यूनिट थी, उन 14 यूनिट को वायुमंडल ने अवशोषण कर लिया, ठीक है। अब ये हमारा एटमॉस्फेयर था। इन सब में 35 यूनिट का काम तो पहले ही हो गया था। जो 65 यूनिट बची थी, उन सब में 14 यूनिट को हमारे वायुमंडल ने अवशोषण कर लिया, ठीक है। और उसके बाद बची कितनी, अब 51 यूनिट बची। 51 यूनिट में पृथ्वी के द्वारा 35 इकाई, ठीक, पृथ्वी के द्वारा क्या हुआ कि 34 इकाई, 35 नहीं 34 इकाई का यूज़ पृथ्वी ने किया, और 17 यूनिट का यूज़ किया दीवा प्रकाश के रूप में, यानी कि पार्थिव विकिरण के रूप में वापस कर दिया, ठीक है। तो यही इस इमेज में आप लोगों को समझाया गया है। अब टोटल जोड़ लो, 35 ये हो गई थी, 65 जो हमारे वायुमंडल में आई थी उनमें 64, 34, ठीक है, और 17 आप लोगों को टोटल जोड़ना है, 34, 14 और 17, ठीक, ये भी टोटल 65 हो गई। और ये हमारी 100 यूनिट का पूरा डेटा तैयार हो गया, और यही हम लोगों को हीट बजट के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक। अब आप लोगों को इस इमेज के बाद इस इमेज में एक बार देख लो। देखो सूर्य ने 100 यूनिट भेजा, 100 यूनिट में क्या हुआ कि बादलों के द्वारा 27 यूनिट को परावर्तित कर दिया गया। उसके बाद 65 जो भी यूनिट बची, उसमें से 27 यूनिट के बाद फिर 2 यूनिट क्या हुआ, पृथ्वी के धरातल से परावर्तित कर दिया गया, 6 यूनिट विकिरण कर दिया गया। टोटल 35 यूनिट का यूज़ यहीं पर हो चुका है। उसके बाद जब शेष 65 यूनिट आई, तो वायुमंडल के द्वारा 64 यूनिट का यूज़ अवशोषण कर लिया गया। टोटल बची 51 में 34 का इकाई का यूनिट का यूज़ प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी ने किया, और 17 यूनिट को उसने पार्थिव विकिरण के द्वारा वापस कर दिया, ठीक है। तो ये थी हमारी लघु तिरंग, यानी कि शॉर्ट वेव जो सूर्य से आती हैं 100, उन सब का एक डाटा, और ये है हीट बजट आप लोगों का। अब आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मैं लेकर तो एक क्वेश्चन और आई थी, और आप लोगों को एक टॉपिक और समझाने वाली थी।
लेकिन अब उसको कल पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय, ठीक है। और आप लोगों को चीज़ें समझ में आई हो, ठीक, और ये पढ़ाने के तरीके आप लोगों को समझ में आए हो, अच्छे लगे हो, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना। हाँ, और एक बात और, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, क्योंकि रोज़ हम लोग 8 से 8:30 के बीच में, ठीक, आप लोगों को मिलते हैं, आप लोगों के साथ जुड़ते हैं, और हर एक नए टॉपिक को डीप डिटेल के साथ, ठीक, जोड़कर करंट अफेयर के साथ, और यूपीएससी 2026 को क्लियर करने के माइंडसेट से अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक। तो आप लोग इतना कर सकते हो, और जितने भी लोग देख रहे हो वो प्लीज़ लाइक किया करो, ठीक, जिससे आप लोगों के लिए ये हिंदी मीडियम की जो पहला प्रयास शुरू किया गया है उसको और भी ज़्यादा पुश मिले, ठीक है। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।